हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद कंपटीशन क्लासेस झुंझुनू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो जनरल साइंस में चल रहा है दोस्तों, फिजिक्स का पोर्शन चल रहा है। फिजिक्स में कल हमने जो पोर्शन कवर किया वो किया था वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसकी एक क्लास अपनी हो चुकी है दोस्तों। आज हम इस यहाँ पे जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक करने वाले हैं ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा दोस्तों आज का ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण, अगर मैं गुरुत्वाकर्षण की बात करूं दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। जनरली हम हर चीज के बारे में देखते हैं दोस्तों। कल हमने वर्क के बारे में देखा, आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जो चीज कवर करने वाली है यहाँ पे, तो गुरुत्वाकर्षण बेसिक तौर पे ये किस चिड़िया का नाम है, ये चीज क्या होती है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के लिए मैं कहूं तो एक प्रकार का बल है दोस्तों, बल है, यानी क्या है, फोर्स। एक टाइप का फोर्स है दोस्तों। अब हमें पता चल गया फोर्स। फोर्स के बारे में हमने क्या स्टडी किया था कि फोर्स जो होता है दोस्तों, कोई भी आपके पास एक जनरल ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m है द्रव्यमान दोस्तों, अगर इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करें, पुश करें, या इसको दोस्तों क्या करें, पुल करें। पिछली क्लास में देखा था, किसी भी वस्तु को या तो आप धक्का दें या उसको खींचे, यानी पुश करें या पुल करें, उस कंडीशन में क्या अप्लाई होता है दोस्तों, फोर्स अप्लाई होता है। क्या बिल्कुल अप्लाई होता है। अब ये फोर्स की डेफिनेशन थी। तो गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है। अब ये हमें पता चल गया कि गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है, लेकिन कैसा बल है या बल की प्रकृति कैसी है दोस्तों, तो ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, आकर्षण, यानी एट्रैक्शन फोर्स। एट्रैक्शन फोर्स अब कहां पे एप्लीकेबल है, कैसे लगता है, ये देखने वाली बात है। तो जनरली इस पूरे यूनिवर्स की बात कर लो, इस प्लेनेट की, इस नेचर की बात कर लीजिए या स्पेस की बात कर लीजिए। मैं कहूं कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए। एक सपोज दैट मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m1 और इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m2। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स एप्लीकेबल है। ये इसको खींच रहा है, ये इसके ऊपर अप्लाई, ये इसको खींच रहा है दोस्तों। तो दोनों के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो किन्हीं भी दो, अब देखिए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए मास, यानी कि द्रव्यमान दोस्तों। ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है, उसके उन दो चीजों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होगा दोस्तों। तो देखिए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिए, कोई दो पिंड मैंने लिए जो कि अलग अलग द्रव्यमान के हैं। अब दोनों द्रव्यमानों की वजह से दोनों के ऊपर के बीच में एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। उस आकर्षण बल को ही आप कहेंगे दोस्तों ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब ये चीज चलो हमें समझ में आ गई भी, दो पिंडों के मध्य जो बल लग रहा है उनको, उसको आप गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। लेकिन किस तरीके से लगेगा, किस तरीके से, कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में, इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले जो बात करने वाले साइंटिस्ट की बात कर लें तो वो हैं दोस्तों न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में एक आकर्षण प्रकृति का बल लगता है, उस बल को आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम देखना चाहें, इसको इंप्लीमेंट करना चाहें, हमारी रूटीन लाइफ में इसको देखना चाहें, तो देखिए कैसे हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा पृथ्वी है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ
इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि इसके चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, यानी कि अर्थ है, और ये है दोस्तों मून, यानी कि चंद्रमा। अब ये चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी दोस्तों कि अगर कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट एक वृत्ताकार पथ पर यानी सर्कुलर पाथ हो, सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाए तो उसके ऊपर बाहर की तरफ एक बल लगता है दोस्तों, जिसको आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी बाहर की तरफ बल लग रहा है। अब दोस्तों अगर बाहर की तरफ बल लग रहा है तो इस चंद्रमा को क्या करना चाहिए था, इस कक्षा को छोड़कर पृथ्वी से दूर हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। देखिए क्यों नहीं होता। अब न्यूटन के नियम के हिसाब से ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई ना कोई निश्चित द्रव्यमान है। मान लिया मैंने कैपिटल एम, इसका मैंने मान लिया स्मॉल एम। इसका एक द्रव्यमान है और इसका भी एक द्रव्यमान है। दोनों के मध्य एक बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, जिसको आप कहोगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस चंद्रमा पर बल इधर भी लग रहा है और बल आपका बाहर की तरफ भी लग रहा है। तो दोनों बल अनुपात में क्या है दोस्तों? बराबर है। इसलिए चंद्रमा एक निश्चित स्थिति के साथ में क्या कर रहा है दोस्तों? उसी एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है। इसलिए ना तो ये पृथ्वी के बिल्कुल पास आता है और ना ही ये पृथ्वी से दूर जाता है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ, हमने महसूस किया गुरुत्वाकर्षण बल को कि कहां कैसे ये अप्लाई होता है दोस्तों। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल की डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो दोस्तों कहा जाएगा किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा, यानी कि ग्रेविटेशन कहलाएगा। ठीक है, अब हमें यह चीज तो चलो समझ में आ गई भाई, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमें समझ में आ गया। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये अप्लाई किस तरीके से होता है और कितनी मात्रा में अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, यानी कि आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो देखिए ये जो सिद्धांत दिया गया, मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सिद्धांत दिया गया था न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा। तो सर आइजैक न्यूटन इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? ये सिद्धांत देखिए, मेरे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m1 और एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m2 और केंद्र से एक दूसरे के बीच की जो दूरी है वो मैंने मान ली स्मॉल r। ठीक है, अब न्यूटन कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन ये कितना लगेगा, ये इसकी मात्रा क्या होगी, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए न्यूटन ने दो स्टेटमेंट दिए दोस्तों। कितने स्टेटमेंट दिए? दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। इसका पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स को आप डिनोट करते हैं किससे दोस्तों? F से। ये जो बल है ये समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती होगा दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के। तो दोनों पिंडों का द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान m1 दूसरे का द्रव्यमान m2, तो दोनों का गुणनफल लेंगे तो m1 m2, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों F प्रोपोर्शनल m1 m2। यह आपकी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब दोस्तों समानुपाती का मतलब क्या होता है? देखिए समानुपाती एक्चुअल में होता क्या है ये एक बार हम देख लेते हैं। मैंने लिख दिया कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे T प्रोपोर्शनल R। ठीक है, अगर मैं R की वैल्यू को बढ़ा दूं, क्या कर दूं? बढ़ा दें, तो T की वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
और r की वैल्यू को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो t की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। मतलब एक राशि का मान अगर बढ़ जाए तो दूसरी राशि का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और एक राशि का मान कम हो जाए दोस्तों तो दूसरी राशि का मान भी कम हो जाएगा। तब वो राशियां एक दूसरे के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अब हमें समझ में आ गया भाई समानुपाती क्या होता है। चलो ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए न्यूटन ने क्या दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है न्यूटन का, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इन दोनों के ऊपर जो बल लगेगा दोस्तों वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो सेंटर से एक दूसरे के बीच की दूरी के वर्ग के, यानी बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है ये भी देख लेते हैं एक बार। मैं कह दूं दोस्तों T इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर R की वैल्यू को आप क्या कर दें, बढ़ा दें, तो T ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसको कम कर दोगे तो ये बढ़ जाएगा। तो मतलब अगर एक राशि को बढ़ाने से दूसरी राशि कम हो रही है या एक को कम करने से दूसरी बढ़ रही है तो एक दूसरे के क्या हैं दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो समझ गए आप, F प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/r स्क्वायर के। इसका मतलब अगर बीच की दूरी दो ऑब्जेक्ट के, सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा हाथ जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, इनके बीच की अभी दूरी कम है तो फोर्स जो होगा वो ज्यादा अप्लाई होगा। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दिया दूरी को, तो दूरी बढ़ा दी दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के बीच का जो बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों, ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखूं तो मैं अगर लिखूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये मेरे पास निकल के आएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अगर दोस्तों प्रोपोर्शनल के इस चिन्ह को हटाना है, इसको हटाना है, तो मैं एक कांस्टेंट लूंगा। समानुपाती के चिन्ह को जब आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे दोस्तों। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, वो होगा दोस्तों F इक्वल्स टू हमारे पास निकल के आएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यही होगा किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के मध्य लगने वाला बल। अब दोस्तों ये कैपिटल G क्या है, ये एक नियतांक है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। लेकिन कैसा नियतांक है दोस्तों, ये है कैपिटल G जो है दोस्तों, ये है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इस कैपिटल G की अगर ये यूनिवर्सल है और एक कांस्टेंट है तो इसका कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा क्या, बिल्कुल होगा दोस्तों। अब वो कितना होता है कैपिटल G का फिक्स्ड वैल्यू, वो देखिए दोस्तों, कैपिटल G की फिक्स वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये एक फिक्स वैल्यू होता है कैपिटल G का। अब कैपिटल G का दोस्तों ये फिक्स्ड वैल्यू किस तरीके से निकल के आता है और इसका जो मात्रक है वो मात्रक हमने ये कैसे लिया, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए कैसे दोस्तों, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स आया दोस्तों, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट में से दोनों ऑब्जेक्ट का आपको मास दे रखा है दोस्तों, सेंटर से एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है, तो आप निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए दोस्तों, m1 m2 की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है, r भी फिक्स होता है। अब ये कैपिटल G जो है इसकी वैल्यू हमने अभी देखी कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। अब देखिए अगर इसका मात्रक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसका
जो मात्रक है वो क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, यहां पर गलती करते हैं दोस्तों। अब यहां पे गलती इसलिए होती है क्योंकि हम इसको रटने की कोशिश करते हैं, इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। आपको इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये मात्रक निकलता कैसे है। मैंने आपको बताया फिजिक्स में किसी भी मात्रक को आपको रटना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना है। देखिए कैसे, हमारे पास यहां से ये फॉर्मूला है, इससे आप कैपिटल जी की वैल्यू निकालिए दोस्तों। अगर मैं यहां पे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाऊं तो मल्टीप्लाई होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो कैपिटल जी की वैल्यू जो है कैपिटल जी इंटू M1 M2 इक्वस टू आएगा F इंटू आर स्क्वायर। अब M1 M2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कैपिटल जी की वैल्यू आएगी F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में M1 M2। ठीक है, F क्या है, बल है, और बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। तो मैं ऐसा कैसा लिखूंगा, न्यूटन इंटू आर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। अब दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। द्रव्यमान को दोस्तों हम एसआई पद्धति में मापते हैं किलोग्राम में, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या आ जाएगा दोस्तों, किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये आपका मात्रक निकल के आ गया कैपिटल जी का। अब दोस्तों बहुत सारी एग्जाम्स में इसको कुछ इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, देखिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केजी -2। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है, इक्विवेलेंट है दोस्तों। कैसे, अगर केजी स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका कैपिटल जी। अब देखिए दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत है दोस्तों, इसके जो प्रतिपादक हैं वो सर आइजैक न्यूटन है। लेकिन एक चीज यहां से बार बार पूछी जाती है कि इस कैपिटल जी जो है, ये कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू को किसने डिफाइन किया था। तो वो न्यूटन ने डिफाइन नहीं किया था, बल्कि इसको डिफाइन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया। और इस हेनरी कैवेंडिश जो ये साइंटिस्ट है, ये वही है दोस्तों जिन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, अपनी पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, इसको आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट भी कौन है, हेनरी कैवेंडिश है। तो इन्हीं हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया और उन्होंने बताया कि इस पूरे, देखो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए इस वर्ड से डिफाइन है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक का मतलब होता है दोस्तों सब जगह, एवरीवेयर। गुरुत्वाकर्षण का मतलब आप समझ गए, एक प्रकार का बल है। नियतांक का मतलब है कांस्टेंट। तो ऐसा नियतांक जिसकी वैल्यू आप चाहे अर्थ पे रहें, चाहे मून पे चले जाएं, चाहे मार्स पे चले जाएं, चाहे जुपिटर पे चले जाएं, चाहे सैटर्न पे चले जाएं, या इस गैलेक्सी से बाहर स्पेस में किसी भी कोने में चले जाएं, इस कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। और वो कितना रहेगा दोस्तों, कैपिटल जी की वैल्यू आपको अभी मैंने बताया, कैपिटल जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर दोस्तों। तो ये थी हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू। और किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में अगर आपको गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालना है दोस्तों, कैपिटल जी का आपको पता है एक फिक्स वैल्यू होता है। m1 आप पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, और आर स्क्वायर जो है दोस्तों, आर जो है वो दोनों पिंडों के केंद्र से एक दूसरे के बीच की दूरी है दोस्तों। तो ये था हमारे पास में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है दोस्तों भार, यानी कि वेट। किसी भी पिंड का भार क्या होता है दोस्तों, भार यानी कि वेट। जनरली हम साधारण भाषा में बोलते हैं भाई जैसे जनरली मैं कह रहा हूं भाई मेरा वेट है वो 72 kg है,
या 70 केजी है, 80 केजी है, या कोई आप में से बोलता है मेरा वेट 60 केजी है, मेरा वेट 48 केजी है, तो ये वेट होता क्या है दोस्तों? ये वेट किस चीज का नाम है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान दोस्तों क्या है? किसी भी वस्तु का नियत रहता है, नियत रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। अब ये द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होगा दोस्तों, आप चाहे पृथ्वी पर हो यानी कि अर्थ पे हो, चाहे आप कहां चले जाएं, मून पे चले जाएं, चाहे आप मार्स पे चले जाएं, ये क्या रहेगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। अब इसका मतलब, लेकिन वेट तो चेंज होता है। अगर अब वेट देखो, वेट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, में W=m×g। देखिए दोस्तों, एक चीज जो हमें यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है और बच्चों का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्रेविटेशन से गलत होता है, देखो ग्रेविटेशन से कभी भी आपको एक हायर लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता दोस्तों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है और बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। दो शब्द है मेरे पास में, एक तो है ये दोस्तों कैपिटल जी और दूसरा है मेरे पास स्मॉल जी। इन दोनों में हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब ये कैपिटल जी जो है दोस्तों, वो तो क्या है भाई? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी हमने डिस्कस की इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। और ये स्मॉल जी क्या है दोस्तों? ये स्मॉल जी जो है ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी कि आपका गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए दोस्तों, जनरली कोई भी वस्तु के अंदर वेग है तो उसके अंदर क्या है? त्वरण है। लेकिन अगर उस वस्तु में वेग किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन की वजह से है, तो उसके अंदर जो त्वरण उत्पन्न होगा आप उसको क्या कह सकते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं। देखिए, पृथ्वी के लिए इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है दोस्तों, कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया दोस्तों? जनरली बहुत बार त्वरण की व्याख्या करते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलो ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं त्वरण के बारे में। वेग में परिवर्तन, वेग को v से डिनोट करते हैं क्या दोस्तों? बिल्कुल करते हैं। अब परिवर्तन की बात करते हैं तो डेल्टा v से डिनोट कर दो। ठीक है जी। अब वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। अब वेग में परिवर्तन की दर, जब दर की बात कर लें तो समय इंक्लूड हो गया। ठीक है जी। अब वेग का कोई भी वस्तु की चाल या वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और अपोन में फिर से टाइम है तो फिर से सेकंड, ये सेकंड यहां चला जाएगा तो मात्रक बन के आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि फिजिक्स में किसी भी मात्रक को रटने की जरूरत नहीं है, हर एक मात्रक अपने आप में मैथमेटिकली डिफाइंड है दोस्तों, कोई भी मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हमारा जो कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर समझ गए होंगे दोस्तों। स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब देखो दोस्तों, भार की बात कर रहे थे हम, भार क्या होता है? तो W=mg। अब ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, ये ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान मैंने मान लिया स्मॉल m। अब पृथ्वी इसके ऊपर एक बल लगा रही, अब वो कितना बल लगाएगी दोस्तों? अब ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों कि कोई भी वस्तु, उसके ऊपर पृथ्वी उतना ही बल लगाती है दोस्तों जितना उसका भार होता है। मैं कह रहा हूं मेरा वेट 72 केजी है दोस्तों, तो इसका मतलब पृथ्वी मेरे ऊपर 72 न्यूटन ही बल लगा रही है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की बात है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर पृथ्वी 72 न्यूटन का बल लगा रही है या 72 न्यूटन बल से अपनी तरफ खींच रही है, वस्तु का भार क्या होगा? जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा ये बताना है कि जितना
बल लगा रही है उतना ही भार है, इसका मतलब उस वस्तु का भार है 72 kg। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो W इक्वल्स टू mg, ये m इंटू जी क्या है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हो गया उस ऑब्जेक्ट का भार, और उसके ऊपर बल की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं क्या, mg, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि वेट उतना ही होगा जितना पृथ्वी उसके ऊपर बल लगा रही है। तो देखिए नेक्स्ट में देखते हैं, भार की बात हो रही है दोस्तों, वेट की बात हो रही है। तो मेरे पास में निकल के क्या आया, F इक्वल्स W इक्वल्स टू mg फॉर्मूला लिया था हमने, अब ये क्या है, भार उतना ही है जितना बल लग रहा है, तो F इक्वल्स टू mg आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ये हमारी पृथ्वी है, सपोज दैट ये इसके ऊपर बल लगा रही है। अब ये दो ऑब्जेक्ट हो गए क्या दोस्तों, इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया स्मॉल m, इसका मान लिया कैपिटल M, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए दोनों की, m1 की वैल्यू कैपिटल M, m2 की वैल्यू स्मॉल m, तो F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में, अब देखो ये पृथ्वी की त्रिज्या है दोस्तों कैपिटल R, और ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां पे सिचुएटेड है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इस ऑब्जेक्ट की जो केंद्र से बीच की दूरी है ये पृथ्वी की त्रिज्या के मामले के बजाय क्या है, नगण्य है, बहुत कम है, इसीलिए इसको लगभग किसके इक्वल मान सकते हैं, कैपिटल आर के इक्वल मान सकते हैं। तो ये आपका आ गया कैपिटल आर का स्क्वायर। अब ये आ गया, दोनों के बीच में बल लग रहा है, और ये F इक्वल्स टू mg है, दोनों F के इक्वल है, तो ये दोनों राशियां जो हैं वो भी क्या होंगी दोस्तों, इक्वल होंगी। तो मैं अगर इनको इक्वल लिखूं तो स्मॉल m इंटू जी इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर। स्मॉल m से क्या हो गया, स्मॉल m कैंसिल हो गया दोस्तों, तो स्मॉल g की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास में, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यही है गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला। अब दोस्तों इस चीज से एक चीज साबित हुई दोस्तों, मुझे आप एक बात बताइए, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी उस वस्तु के द्रव्यमान का कोई जिक्र है क्या, आप बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप पृथ्वी से किसी निश्चित ऊंचाई से आप 20 केजी द्रव्यमान, 20 केजी वेट की वस्तु को छोड़ो, चाहे 1000 केजी की वेट की वस्तु को छोड़ो, उसके ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा उसका मान कभी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है दोस्तों। तो बहुत ही आसान सी बात है, मान लिया ये पेन मैं इसको यहां से छोड़ूंगा या किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा, दोनों के ऊपर एक उतना ही गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, यानी कि अलग अलग नहीं होगा। अब स्मॉल जी की वैल्यू फिक्स्ड है दोस्तों, हमारे लिए डिफाइन की गई है पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू फिक्स है। अब दोस्तों ये कैसे आई, यहां पे कैपिटल जी की वैल्यू रख दो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान रख दो, नीचे पृथ्वी की त्रिज्या रख दो 6400 किलोमीटर, जो भी है, जो इसका द्रव्यमान है, यहां से इसकी फिक्स्ड वैल्यू निकल के आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोस्तों देखिए, अब ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर लाइन है, ये हमारा क्या है, पोल्स हैं दोस्तों, ये तो क्या है, नॉर्थ पोल, और ये दोस्तों ये हमारा साउथ पोल, ठीक है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस पे गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, बिल्कुल अधिकतम होगा। अब ये देखो इसके मान में परिवर्तन कैसे आएगा, इसको हम एक बार अलग से देखेंगे दोस्तों, यहां पे नहीं देखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण के लिए आप
क्वेश्चन क्या बन सकते हैं दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है पृथ्वी के लिए। फिक्स्ड वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ठीक है, आपको कंफर्म हो गया। दूसरा चीज, यहां से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान सदैव किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करेगा। तो आपको यह बताना है कि यह वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जिस प्लेनेट के लिए आप बात करो, जैसे हमारी पृथ्वी की बात हो रही है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है दोस्तों, ना कि ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान पर। तो यह क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल जी की वैल्यू का वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जिस प्लेनेट के लिए आप जिस प्लेनेट पे हो उस प्लेनेट के द्रव्यमान से इसका लेना देना है। अब देखो इसके मान में परिवर्तन कैसे आते हैं, वो चीज हम अलग से देखते हैं। तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, अब कैसे परिवर्तन आएंगे दोस्तों, ये चीज हम देखेंगे यहां पर। अभी देखा हमने, ये हमारी पृथ्वी है मान लिया, ये मध्य रेखा है इसकी, भूमध्य रेखा जिसे कह सकते हैं आप, इक्वेटर कह सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, ये जो इसका हिस्सा है ये वाला, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, क्या कह सकते हो इसको, उत्तरी ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ पोल। और ये जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल। तो देखो इसके मान में, इसकी वैल्यू में क्या क्या चेंजमेंट आते हैं। तो सबसे पहली याद रखने वाली बात है, स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और कहां पर होती है मैक्सिमम, पोल्स पे होती है, यानी ध्रुवों पर। कहां होती है, ध्रुवों पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दोस्तों यही वाला है कि स्मॉल जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा कहां पर, ध्रुवों पर होगा। उसके बाद में आप दोस्तों चाहे नीचे की तरफ आए, चाहे ध्रुवों से ऊपर की तरफ जाएं, किधर भी जाएं, चाहे इक्वेटर की तरफ आए, चाहे ऊंचाई पर जाएं, चाहे गहराई में जाएं, हर जगह स्मॉल जी के मान में, स्मॉल जी के मान में कमी आएगी दोस्तों। क्या आएगी, कमी आएगी। अब देखो कैसे आएगी। मान लिया आप पृथ्वी तल से के तल पे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब इसको आप पृथ्वी तल से किसी निश्चित ऊंचाई पर लेकर जाना चाह रहे हो, तो इसके मान में कमी कैसे आएगी, इसको फॉर्मूले के थ्रू एक बार हम प्रूव करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, स्मॉल जी का फॉर्मूला देखिए दोस्तों, क्या निकल के आया था हमारे पास में, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो कैसे, स्मॉल जी का फॉर्मूला ये निकल के आया था, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वो तो कैपिटल आर है, यानी अर्थ का क्या है दोस्तों, रेडियस है। लेकिन अगर किसी निश्चित ऊंचाई पर लेके जा रहे हो तो ये एच जो हाइट है इसकी, ये इस दूरी में ऐड होगी क्या, बिल्कुल ऐड होगी। ऐड करो देखे तो स्मॉल जी का फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये चीज बढ़ जाए, ये वाली जो चीज है ये बढ़ जाए, तो स्मॉल जी के मान में क्या आएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्या, बिल्कुल कम हो जाएगा। अरे कम हो जाएगा। तो इस चीज से साबित हुआ कि आप चाहे ऊंचाई पे जाएं, चाहे गहराई में जाएं, चाहे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आए, किधर भी आप जाएं, हमेशा स्मॉल जी के मान में कमी आएगी। आपको यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्मॉल जी का मान अधिकतम कहां होता है, तो स्मॉल जी का मान जो होता है वो अधिकतम होता है दोस्तों पोल्स के ऊपर, यानी ध्रुवों के ऊपर। तो यह चीज आपको क्लियर रखनी है। तो स्मॉल जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी के लिए, इसका मान जो होता है स्मॉल जी का वो दोस्तों याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर याद रखने वाली चीज है, बार बार पूछ लिया जाता है। एक कैपिटल जी का वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ये वैल्यू भी आपको फिक्स याद रखनी है। तो ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और यही क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो टॉपिक है इससे पलायन वेग। क्या है? पलायन वेग। पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों। एस्केप का मतलब क्या होता है दोस्तों? छूट जाना, एस्केप कर जाना, भाग जाना। जनरली कहते हैं जैसे जेल से कुछ प्रिजनर्स हैं वो एस्केप कर गए, जेल को छोड़ के भाग गए या जेल तोड़ के चले गए, एस्केप हो गए। तो एस्केप का मतलब होता है भाग जाना। एक साधारण भाषा में बात करूं मैं, ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, कुछ ऐसा ही ऐसी है, चपटाकार, बिल्कुल गोलाकार नहीं है, गोले की फॉर्म में नहीं है। कैसी है? चपटी है। तो ये हमारी अर्थ की रेडियस है, ठीक है जी। अब एस्केप वेलोसिटी की बात करूं तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पृथ्वी के ऊपर m द्रव्यमान का। अब मैं इसको किसी निश्चित ऐसे फेंकूंगा, सपोज दैट मैं इस चीज को ऐसे फेंक रहा हूं, ये चीज वापस नीचे आ जा रही है क्या? बिल्कुल आ जा रही है। अब आप कहोगे कि सर ये तो किसी भी चीज को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो वापस नीचे आ रही है। अगर इसको क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंकें और ये चीज कभी भी नीचे ना आए, बल्कि क्या कर जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया यानी गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाए, पार कर जाए। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कितनी वेलोसिटी से हम इसको फेंकें कि ये कभी भी पृथ्वी के ऊपर लौट कर ना आए। तो वह वेग, जिस वेग से आप किसी वस्तु को अंतरिक्ष की तरफ फेंकें और वो वस्तु कभी भी वापिस लौटकर ना आए, तो वह वेग उस ग्रह के लिए दोस्तों पलायन वेग कहलाएगा, एस्केप वेलोसिटी कहलाएगा। हम दोस्तों हम पृथ्वीवासी हैं, इस अर्थ पे रहते हैं। तो दोस्तों अर्थ के लिए अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी तल से मैं किसी निश्चित वस्तु को किसी ऐसे निश्चित वेग से फेंकूं कि वो वस्तु कभी भी पृथ्वी के ऊपर लौटकर ना आए, तो उस वेग को मैं पृथ्वी के लिए क्या कहूंगा दोस्तों? पलायन वेग कहूंगा। तो वो न्यूनतम वेग कितना होगा कि जिससे अगर फेंके वस्तु को तो वो वस्तु कभी भी पृथ्वी पर लौटकर ना आए। तो पलायन वेग का मान पृथ्वी के लिए होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारी पृथ्वी के लिए इसका मान है। देखिए दोस्तों पलायन वेग का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है किसका? पलायन वेग का, जिसमें भी दोस्तों देख लो यहां पे कैपिटल एम किसका द्रव्यमान है? पृथ्वी का द्रव्यमान है क्या? बिल्कुल पृथ्वी का द्रव्यमान है, यानी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। और कैपिटल आर जो है वो क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की त्रिज्या। तो दोस्तों ये भी निर्भर करती है उस प्लेनेट के मास पे और उस प्लेनेट की रेडियस पे। अब देखो दोस्तों ये जो है पलायन वेग, जो है पलायन वेग की बेसिक डेफिनेशन हमें किस तरीके से देखेंगे? तो किसी भी ग्रह के लिए वह न्यूनतम वेग, अगर उस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो कभी भी उस ग्रह पर वो वस्तु लौटकर ना आए, तो वह न्यूनतम वेग उस ग्रह के लिए पलायन वेग कहलाएगा। तो समझ में आ गई आपको कि एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी वह न्यूनतम वेग है जिस वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाए और वो वस्तु कभी भी लौटकर ना आए, यानी स्पेस में चली जाए, कभी भी उस प्लेनेट पे वापस ना आए, तो उसके को आप कहेंगे पलायन वेग। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। और पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान, पृथ्वी के लिए
पलायन वेग कितना होगा दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये याद रखना, किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर मीटर पर सेकंड ये मत कर देना इसको। एग्जामिनर बार बार कंफ्यूज करने के लिए आपको मात्रक ये अलग देता है दोस्तों, आपको वैल्यू अलग नहीं मिलेगी, इसलिए यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, किलोमीटर पर सेकंड में है ये वैल्यू, ठीक है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब मुझे एक चीज बताइए, ये बात तो चल रही है दोस्तों अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए। मैं अगर बात करूं दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा मून है। अब मून तो हम पृथ्वी से के कंपैरिजन में क्या है दोस्तों, छोटा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि छोटा है। तो अब इसका द्रव्यमान भी कम होगा पृथ्वी के कंपैरिजन में, और जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। ये हमारा मून है, मून की बात चल रही है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कैपिटल एम कम है, कैपिटल आर कम है, तो जाहिर सी बात है कि पलायन वेग भी कम होगा। तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग लगभग दोस्तों कितना होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। ये किसके लिए दोस्तों, चंद्रमा के लिए। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कई बार में, तो इसको भी आप जनरली ये डेटा याद रख सकते हैं। तो पृथ्वी के लिए और चंद्रमा के लिए आपको याद रखना है, बाकी किसी प्लेनेट के लिए आज तक पूछा भी नहीं गया है और जनरली पूछा भी नहीं जाता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के अंदर मुख्य रूप से जो हम गलती करते हैं, जैसे कि सपोज दैट हमने एक चीज पढ़ी थी दोस्तों, यहां पे मैं क्लियर कर दूं आपको, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पढ़ा था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो दोस्तों न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बता दी कि कैपिटल जी जो है, ये जो कैपिटल जी है दोस्तों, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसको आइसोलेट करने वाले या इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं दोस्तों, वो हेनरी कैवेंडिश है। कौन है, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश, और ये मैंने आपको बता दिया वही हेनरी कैवेंडिश है जिसने सबसे पहले हाइड्रोजन को आइसोलेट किया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो टॉपिक था आज का वो ग्रेविटेशन का था। जनरली जितने भी क्वेश्चंस इससे बन सकते थे वो क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, क्या क्या इससे पूछा जा सकता है, क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं दोस्तों, ये हमने इसकी क्लास में जाना। जनरली अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सब पहले पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप अपना वैल्यूएबल ओपिनियन हमें दें कि इसमें अगर अगर आपको किसी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है एक टीचर की, या फिर आपको कोई फैक्ट समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हम किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए या पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको अलग से वीडियो का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल जो ओपिनियन है वो ज़रूर दें और अच्छे से इन टॉपिक्स को क्लियर करें। और मेरा जो सजेशन आप लोगों से है वो ये है दोस्तों कि किसी भी चीज को पढ़ें, जनरल साइंस में आप चाहे कोई भी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके बेसिक्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप अपनी हायर लेवल की जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। अरे आपको अगर कैपिटल जी का वैल्यू ही नहीं पता है तो आप कहाँ से किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हैं, और इन बेसिक चीज़ों से किसी साइंटिस्ट का नाम है, कोई किसी चीज़ का पर्टिकुलर वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसका मात्रक है यानी उसका यूनिट है, ये सब सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो जनरली बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है। एक चीज़ और पूछी जाती है दोस्तों, मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहूँगा। कैपिटल जी, इसका मात्रक हमने देखा था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, ये हमने पढ़ लिया। यहां पर इसका सीजीएस मात्रक कई बार पूछा गया है।
सीजीएस। सीजीएस का मतलब आपको पता होगा, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। यानी अगर लेंथ या हाइट को अगर मेजर करना है तो आप किससे मेजर करोगे? सेंटीमीटर में मेजर करोगे। द्रव्यमान और भार यानी मास एंड वेट को अगर मेजर करेंगे दोस्तों तो ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को किस में मेजर करोगे? सेकंड में मेजर करोगे। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था ये किसका मात्रक है? फोर्स का मात्रक है। ये किसका मात्रक है? डिस्टेंस का मात्रक है। और ये किसका? मास का। तो ये तीन चीज आपको पता है। अब मुझे एक चीज बताओ, बल का सीजीएस मात्रक क्या है दोस्तों? बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। ठीक है जी, डाइन। ऐसा कैसा लिख लो यहां पर, डाइन इनटू, अब मीटर स्क्वायर, मीटर दूरी है एक प्रकार की, बीच की, केंद्र से एक दूसरे के बीच की दूरी, तो ये यहां पर किस में आ जाएगी दोस्तों? सेंटीमीटर में। तो ये आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो ठीक है, अपॉन में केजी क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान यहां किस में मेजर करते हैं? ग्राम में। तो ये आ गया आपका ग्राम का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सीजीएस मात्रक। जनरली बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम स्क्वायर। तो ये चीजें आपको कुछ बेसिक चीजें हैं, हालांकि ये फैक्चुअल चीज है दोस्तों, इसको अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सीजीएस जो वर्ड है यही बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा। तो आज का ये टॉपिक था हमारा ग्रेविटेशन का दोस्तों। मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आप से इससे रिलेटेड आपके बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये चीज कल भी बताई थी कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर जो वीडियो है वो मैं आपके लिए अलग से लेकर आने वाला हूं। तो इसके लिए कल हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर अलग से बात करेंगे। वर्क एंड एनर्जी एंड पावर से भी क्वेश्चन का एक सेशन लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।